पुतले के उद्घाटन में जब हमारा विकार शहर का ईदगाह का इमाम खड़ा होता है, हमें वो बुरा लगता है, हमें वो खराब लगता है। डाका डाल दिया जाता है, कभी हैदराबाद के याजूज माजूज के जरिए से, कभी दीनी लिबादा ओढ़कर आने की वजह से। मुफ्ती साहब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम उनके पीछे। उसके बाद अभी सब जगह 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 बोर्ड लगा हुआ है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ पहला कदम। दूसरा कदम कब उठेगा पता नहीं। वो रो रो के दुआ करते तो हम भी रो रो के दुआ करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो मुसलमान है तो हम भी ईमान वाले हैं, वो हाफिज है तो मैं भी हाफिज हूँ, वो तरावी पढ़ाते तो मैं भी तरावी पढ़ाता हूँ। कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, सिर्फ पोस्टर लगाते हैं। 100 करोड़ रुपया फंड मिला, उनके लड़के के साथ उन्होंने लगा दिया, कोई काम नहीं हुआ 100 करोड़ रुपये में, और फंड निकाल कर खा गए। ऐसा बोला के पास जनाजा ले जाने की जगह नहीं है, जो उनका एरिया है, उनका वार्ड है, सुलेमानी मस्जिद के पास रास्ता चलना दूभर है, और उसके बाद इनका 366 करोड़ रुपए की। ना उन्होंने हारून अंसारी हॉस्पिटल जैसा कोई काम किया, ना उर्दू घर जैसा कोई काम किया, ना फ्लावर ब्रिज जैसा कोई काम किया, ना आगरा रोड के सीमेंट रोड जैसा कोई काम किया, कोई काम नहीं किया उन्होंने 5 साल। असेंबली चुनाव की आमद है, और हम देख रहे हैं कि इस 5 साल के पूरा होने पर हमारे एमएलए साहब की मार्क्स कितनी है। पहली मर्तबा जब वो एमएलए बने तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे तजुर्बा नहीं था, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सका। फिर 5 साल आसिफ शेख रशीद साहब पहली मर्तबा एमएलए बने। आसिफ शेख रशीद साहब ने बताया कि काम किस तरीके से किया जाता है। उर्दू घर, फ्लाईओवर ब्रिज, इसी के साथ साथ 12,000 तलबा और तालिबात को किताबें 5 साल तक हर साल। प्राइमरी स्कूलों को कई 100 कंप्यूटर 5 साल के अंदर आसिफ साहब ने दिया और बताया कि काम किस तरीके से किया जाता है, और ये साबित किया कि मछली के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता। उन्होंने बताया आसिफ साहब ने कि महाराष्ट्र की बीजेपी देवेंद्र फडणवीस सरकार से फ्लाईओवर ब्रिज का 22 करोड़ रुपए का फंड कैसे लाया जाता है, यह आसिफ साहब ने शहर को बताया। उर्दू घर का 8 करोड़ का फंड कैसे लाया जाता है, और किस तरीके से ऐसी तारीखी इमारत बनाई जाती है, किस तरीके से शहर को तोहफा दिया जाता है, किस तरीके से एक बड़ा काम किया जाता है, आसिफ साहब ने 5 साल के अंदर बताया। पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी प्राइमरी स्कूलों को कंप्यूटर नहीं दिया गया होगा। उन 5 सालों में आसिफ साहब ने कई 100 कंप्यूटर हमारे गरीब बच्चे जहां पर पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूलों को देकर बताया कि नामुमकिन काम को गवर्नमेंट से मुमकिन किस तरीके से करवाया जाता है। हमारी सरकार नहीं है तो भी हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, मेरे अंदर क्या सलाहियत है, मेरे अंदर क्या काबिलियत है। आसिफ साहब ने इसको साबित किया। दरसी किताबें 5 साल तक 13,500 तलबा और तालिबात को हर साल 5वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक की तलबा और तालिबात को दरसी किताबें मुफ्त फराहम की आसिफ साहब ने, और 5 साल तक बच्चों को किताबें नहीं खरीदनी पड़ी। ये आसिफ साहब ने बताया कि कैसे काम किया जाता है। इस तरीके के बेशुमार काम हैं जो गिनवाने के लिए वक्त दरकार है।
मगर उस सब के बावजूद आसिफ शेख रशीद साहब को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। क्यों दो चार होना पड़ा? हैदराबाद के दो याजूज माजूज आ गए यहां मालेगांव में, और उन्होंने जज्बात से खेला, अहलिया ने शहर के जज्बात से खेला। एक ऐसा इंसान जिसने 5 साल तक कोई काम नहीं किया था, जिसे डंडी मार एमएलए का खिताब मिला था, जिसकी असेंबली में हाजिरी 5 साल में 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं थी, उसके बारे में उसने जिम्मेदारी ली कि इस मर्तबा इनको चुन के भेज दो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं और हर 5 साल में, हर 2 महीने में मैं आऊंगा और इनका हिसाब लूंगा। 5 साल हो गया, 2 महीना असदुद्दीन अवैसी का नहीं हुआ। असदुद्दीन अवैसी के 2 महीने के लिए एक मर्तबा ताली बजा दो भाई। 5 साल तक हमारे साहब एमएलए है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, कोई काम नहीं किया उन्होंने। काम करना असल में बहुत मुश्किल काम है, गवर्नमेंट से फंड लाना आसान नहीं है, काम को जमीन तक ले जाना आसान नहीं है। ना उन्होंने हारून अंसारी हॉस्पिटल जैसा कोई काम किया, ना उर्दू घर जैसा कोई काम किया, ना फ्लावर ब्रिज जैसा कोई काम किया, ना आगरा रोड के सीमेंट रोड जैसा कोई काम किया। कोई काम नहीं किया उन्होंने 5 साल में। और उसके बाद अभी सब जगह 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 बोर्ड लगा हुआ है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ पहला कदम। दूसरा कदम कब उड़ेगा पता नहीं। पहला कदम अमिताभ बच्चन बोलते हैं वो क्या जज साहब ने पूरा दूसरा हाथ ही नहीं लगाया, तो दूसरा कदम इनका उड़ता उड़ता नहीं, ये सिर्फ पोस्टर लगाते हैं। 100 करोड़ रुपया फंड मिला, उनके लड़के के साथ उन्होंने लगा दिया, कोई काम नहीं हुआ 100 करोड़ रुपये में, और फंड निकाल कर खा गए, ऐसा बोला जा रहा है। उसकी तहकीक जारी है। 100 करोड़ रुपया। और उसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें कहा कि 366 करोड़ रुपया मैंने 1 साल में फंड लाया है। पूरा शहर कीचड़ में लथपथ है, पूरे शहर की सड़कें मातम कर रही हैं, कब्रिस्तान के पास जनाजा ले जाने की जगह नहीं है, जो उनका एरिया है, उनका वार्ड है, सुलेमानी मस्जिद के पास रास्ता चलना दूभर है। और उसके बाद इनका 366 करोड़ रुपए की हेडिंग लग गई। कहां पर गया 366 करोड़ रुपया, ये उनसे आप लोगों को पूछना है। कब पूछना है? जब आएंगे ओड मांगने। आपको पूछना है कि मुफ्ती साहब 366 करोड़ रुपया कहां गवा, जो कि तुम वादा किए रहो, जिसके बारे में ऐलान किए हो कि मैंने 366 करोड़ रुपया फंड लाया हूं, वो 366 करोड़ रुपया आप कहां पर रखे हो, जरा बता दो उस जगह को, ताकि हम भी देख लें। इतना पैसा हमने कभी देखा नहीं है। तो दोस्तों, काम करने वाला काम करेगा। एक मोची जूता सी सकता है, आप उससे कोट नहीं सिलवा सकते। एक कोट सीने वाले को आप बोलेंगे तू मंडप सी दे, वो बोलेगा बाहर निकल, नहीं तो अभी उठाओ तू जूता। उसको जाके बोला मंडप सिए गए, अब बोले मैं कोट के कारीगर हूं, तुम लोग मुझसे मंडप सिलवा रहे हो। आपको घर बनाना है तो आप इंजीनियर ढूंढेंगे, और इंजीनियर भी रिश्तेदार नहीं, अपना वाला नहीं, आप ढूंढेंगे कोई हिंदू इंजीनियर मिले, मगर मुझे 3 करोड़ का बंगला बनाना है, कोई ऐसे उंगली नहीं रख पाए मेरे बंगले के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मालेगांव में नहीं है, नासिक से इंजीनियर लाओ, मगर कोई अच्छा इंजीनियर लाओ, वो ईसाई भी होगा तो चलेगा, मगर इंजीनियर अच्छा रहना चाहिए। होगा कि नहीं मौलाना? सही बात है कि नहीं? 4 करोड़ रुपया लगा रहा हूं मैं, तो ऐसे इंजीनियर ढूंढूंगा। कोई भी हमारे दोस्त, मेरा भाई अगर 3-4 करोड़ का बंगला बनाएगा तो इंजीनियर ऐसा लगाएगा कि कोई उसके बंगले में जिस वक्त कुरान खाने में आए तो कोई उंगली नहीं रखे कि भैया ये टाइलो थोड़ा टेढ़ा लग गया है। जिसके अंदर जो सलाहियत है, जब हम अपना मामला आता है उसको वही काम देते हैं। तो जब शहर का मामला आता है, जब शहर की तामीर और तरक्की का मामला आता है,
जब हमारा नुमाइंदा असेंबली में भेजने के लिए चुनने का मामला आता है तो हमारी ये सलाहियत कहीं ना कहीं उसे जज्बात की रौ में बहा दिया जाता है और हमारी सलाहियत के ऊपर ढाका डाल दिया जाता है, कभी हैदराबाद के याजूज माजूज के जरिए से, कभी दीनी लिबादा ओढ़कर आने की वजह से। मुफ्ती साहब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते, हमारी नमाज भी होती, वो रो रो के दुआ करते तो हम भी रो रो के दुआ करते, कोई ऐसी बात नहीं है। वो मुसलमान है तो हम भी ईमान वाले हैं, वो हाफिज है तो मैं भी हाफिज हूँ, वो तरावी पढ़ाते तो मैं भी तरावी पढ़ाता हूँ, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। एक शायर को दोस्त समझता है तो एक हाफिज भी एक हाफिज को दोस्त समझता है। मगर जाहिर सी बात है, जब शहर की तामीर और तरक्की की बात आएगी तो मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल को और अपने शहर की तामीर और तरक्की को सामने रख के फैसला लूंगा कि किसके हाथ में मुझे कुर्सी देनी है और किसके हाथ में इक्तिदार की कुंजी थमानी है। जाहिर सी बात है, जब हमारा मामला आता है तो हम जैसा सोचते हैं ना, तो शहर का जब मामला आता है तो भी हमें वैसा ही सोचना चाहिए। मेरे शहर का नुमाइंदा ऐसा हो कि वो असेंबली में जाए तो अगर जमीयत के ऊपर हर्फ आ रहा है तो वो लड़ मरने के लिए तैयार हो जाए, खड़ा हो जाए उनके मुकाबले में और आवाज बुलंद करे कि जमीयत के ऊपर पाबंदी लगाने की बात अगर ये बीजेपी का मेंबर कर रहा है तो मैं इसकी मुखालफत करूंगा, मैं इसके खिलाफ मजम्मत करूंगा। और जब उठकर खड़े होकर बोले तो ऐसा लगे कि हाँ, ये मस्जिद और मीनारों के शहर से आया है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं नारियल फोड़ा जा रहा है तो हमारा नुमाइंदा वहीं खड़ा है, कहीं पुतले का इफ्तिताह हो रहा है तो हमारा नुमाइंदा वहीं खड़ा है, दादा भूसे के सर पे फूल चला गया तो प्यार मोहब्बत से शफकत से वो फूल हटाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे साहब चप्पल उतार दिए तो जल्दी से चप्पल को संभाला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवाजी पुतले का इफ्तिताह हो रहा है, अरे भाई साहब अपनी कुछ विकार समझो, हमारी इज्जत का ख्याल रखो। आपको अगर सियासत इतनी अजीज है, हमारे इन भाइयों की इज्जत का ख्याल रखो, हमारे शहर की इज्जत का ख्याल रखो, हमारे शहर के उलमा की इज्जत का ख्याल रखो, मस्जिदों और मीनारों के शहर की अजमत का ख्याल रखो। कम से कम तुम सोचो तो कि किस शहर से, किन लोगों के दरमियान से तुम नुमाइंदे बन के गए हो, तो तुम्हारी जात से, तुम्हारी शख्सियत से, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से क्या बात जाहिर होनी चाहिए, कुछ इसका तो ख्याल रखो। मैं तांबा काटा पे एक दिन निकला, जाहिर सी बात है, जाहिर हम किसी भी मजहब के, किसी भी कहना चाहिए कि उनकी भावनाओं के खिलाफ नहीं है। वो उनका दीन लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है, ये हमारी तालीम है। हम शिवाजी पुतले के उद्घाटन के खिलाफ नहीं है। शिवाजी पुतले के उद्घाटन में जब हमारा विकार शहर का ईदगाह का इमाम खड़ा होता है, हमें वो बुरा लगता है, हमें वो खराब लगता है। अगर हमारी औलाद और हमारा बेटा अगर हमें होटल पर बैठा हुआ जब दिखता है तो बाप को बर्दाश्त नहीं होता, जब वो घर जाता है तो उसको बोलता है, पुराने जमाने में ऐसी था ना कि बेटा होटल पे क्या करत रहे, मेरा लड़का गलत जगह अगर खड़ा है तो मुझे बुरा लगेगा। इसी तरीके से शहर से चुना हुआ नुमाइंदा अगर गलत जगह खड़ा हुआ है तो शहर को बुरा लगेगा। हमारी इज्जत, हमारी वक़्त, हमारे वक़ार पर हर्फ आएगा कि हमारा नुमाइंदा कैसा है। बोलने की बात नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे साथ गुजरा है। मैं तांबा काटा में जिस वक्त कारोबार करता था तो जावेद पहलवान चंगू मंगू चेक डिस्काउंट करने वाला आदमी, मैं मुफ्ती साहब के साथ था उस वक्त, चेक डिस्काउंट करने वाला आदमी, जब मैं उसके पास से गुजरा तो मादरी बोलते बहुत अच्छे, उनके वालिद की इस्लामपुरे में रेशम की दुकान थी, वो दो भाई थे, एक भाई का इंतकाल हो गया चंगू मंगू, वो चेक डिस्काउंट करते हैं, सूद ब्याज का कारोबार करते हैं। मैं उसके पास से गुजर रहा था तो मादरी बोले, कहाँ पे मौलाना, पिछले 5 साल की बात है जब एमएलए थे हजरत, बोले कहाँ हुआ, बोले मैं सुनोगे तोरे मुफ्ती साहब बहुत खा रहे रहूंगा बम्बई में। अबे बोले फालतू बात मत कर, बोले नहीं 70 भोंगे में तय भी बहुत चिल्लाए मैं सुने हूँ। क्या बोल रहा हो,
यानी हम ऐसा काम अगर करेंगे तो किसको किसको कहां कहां उंगली उठाने का मौका मिलेगा, इस बात की भी तो ख्याल रखना चाहिए, इस बात का भी तो ध्यान रखना चाहिए कि कहां कहां हमारा मजहब बदनाम होगा, धर्म गुरु बदनाम होंगे, उलमाए किराम बदनाम होंगे, उनकी इज्जत और तकरीम दांव पे लगेगी। मैं किस समाज से आता हूं, मैं किस कबीले से आता हूं, मैं किस तबके से आता हूं, मैं उस तबके की इज्जत नहीं रखूंगा तो फिर कौन रखेगा। मगर मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है? कि मैं उनका दामन पकड़ के चल रहा हूं, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूं, मुझे उनसे फायदा है। वो लाते हैं 100 करोड़ उधर के लिए तो मैं अपनी आवाम को धोखा देने के लिए बताता हूं इधर के लिए, वो लाते हैं 366 करोड़ उधर के लिए तो मैं अपनी आवाम को धोखा दे के सामनामा में छपवाता हूं इधर के लिए। इसलिए उनके दामन पकड़ के चल रहे हैं, इससे उनको सब अच्छा लग रहा है, उनको सब चल रहा है। उनके कदमों में 15 नारियल फूट गए, ये खड़े थे, 15 नारियल फोड़े होंगे सब नंबर पारी। अरे भाई हट जाओ, क्या हो रहा है वहां? उनका मजहबी एक फरीजा चल रहा है, उनका एक मजहबी प्रोग्राम चल रहा है, तुम क्यों वहां खड़े हुए हो? तुम हमारे शहर की इज्जत हो, तुम इस शहर के नुमाइंदे हो। अगर आसिफ शेख रशीद साहब की गैरत गवारा नहीं करती कि जमीयत का नाम लिया जाता है, अजान पे पाबंदी की बात होती है, तो पूरे मजमे में बीजेपी के पीठ में आसिफ शेख रशीद साहब खड़े होकर कहते हैं कि ये मेरे मजहब पर, ये मेरे मजहबी हुकूक पर, ये हमारे बुनियादी हुकूक पर डाका है, मैं ये चलने नहीं दूंगा। इतनी गैरत अपने अंदर कम से कम पैदा करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, बॉम्बे जमीयत उलमा ने आसिफ साहब का इस्तकबाल किया। जमीयत उलमा बॉम्बे की सूबाई जमीयत ने आसिफ साहब का इस्तकबाल किया कि तुमने वो तारीखी कारनामा अंजाम दिया है, पूरी कौम की इज्जत बचाई है तुमने, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की लाज रखी है तुमने। नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए तो जिसके अंदर जो सलाहियत है, अगर किसी के अंदर नमाज पढ़ाने की सलाहियत है, उसके पीछे हम सबको नमाज पढ़ना है। किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने दर्स कुरान की सलाहियत दी है, उसकी सलाहियत को मानना चाहिए, उनके पीछे जाकर उनका दर्स सुनना चाहिए। मगर अगर उनके अंदर नुमाइंदगी की सलाहियत हमें नहीं नजर आ रही है तो फिर उनको आराम देने की जरूरत है, फिर उनको आराम देने की जरूरत है, पूरी इज्जत के साथ उनको घर भेजने की जरूरत है, उनका वकार और एहतराम मलहूज रखते हुए उनसे माजरत करने की जरूरत है कि ये 5 साल आपका हम लोगों ने देखा, आसिफ साहब के 5 साल से बहुत हल्का था, इसलिए आप बराए मेहरबानी 5 साल आराम कीजिए, हम फिर आसिफ साहब को भेजते हैं, देखते हैं आसिफ साहब क्या करते हैं। ये है बात। जाहिर सी बात है, कोई बेइज्जती की बात थोड़ी है कि अगर वो चुन के नहीं आएंगे तो गांव की इज्जत चली जाएंगी, ऐसा है क्या कुछ? जाहिर सी बात है, जिसके अंदर जो सलाहियत है उनसे हमको माजरत करना है इस मर्तबा। क्या तुम्हारा एहतराम सर आंखों पे, तुम्हारी इज्जत हम लोग के दिल में वैसे ही है, मगर अब जरा सा 5 साल तुम आराम करो। 5 साल आसिफ के हम लोग मौका दे रहे, आसिफ शेख रशीद के मौका दे रहे, देखा दे वो का काम करा था, फिर उसके बाद तुम 5 साल बाद आना, फिर बैठ के बतियाएंगे। बराबर है भाई, मेरी बात से मुत्तफिक है आप लोग? हाथ उठा के मेरी बात की तारीफ करें, ठीक है? कोई अपने को बुरा भला नहीं बोलना है, किसी की इज्जत है, हमारी इज्जत है, हमारा वकार है, और हमें तो ये हुक्म दिया गया हदीस में कि तुम्हारे पास किसी कौम का सरदार आए उसकी इज्जत करो, बिल्कुल इज्जत करना है, मगर माजरत करना है और वोट आसिफ शेख रशीद साहब को देना है। और इस मर्तबा ज्यादा से ज्यादा तादाद में आसिफ साहब को चुनकर भेजना है ताकि हमारे शहर का काम हो और ताकि हमारी आवाम का एहतराम, आवाम की ताकत जाहिर हो कि ये आवाम है जिसको चाहती है चुन के भेजती है, जिसको चाहती है घर बैठा देती है। अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो आपकी भी ताकत बढ़ेगी। इतना कह के मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूं। यार जिंदा से यार जिंदा, सोहबत बाकी, हमारी बात होती रहेगी, गुफ्तगू चलती रहेगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।